सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव जो है चला हुआ है। इसी के लिए जो है हम यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, और इसी के अंदर जो है हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, काफ़ी टाइम से आप जुड़े होंगे। ठीक है, कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैंने टारगेट रखा है नॉर्मल सारे 13 के 13 चैप्टर हम कर लेंगे जो भी एचएसएससी के द्वारा पूछा जाता है। और आज हम जो है यहाँ पर कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, चौथा चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, एमसीक्यू प्लस जो है थ्योरी उनकी कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम यहां पर चौथा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी है। मेमोरी के बारे में हम एवरीथिंग जान लेंगे। ठीक है, यानी कि मेमोरी आप सभी जानते हैं भाई, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, मेमोरी होती है। क्योंकि मेमोरी के अंदर सारी चीज़ें जो है स्टोर की जाती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, एवरीथिंग डिटेल जो है आज की वीडियो में हम जान लेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज पहला पार्ट आएगा इस मेमोरी का, और दूसरा पार्ट कब आएगा, दूसरा पार्ट जो है शुक्रवार को आएगा। और फिर संडे को हम क्या देखेंगे एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, मेमोरी चैप्टर के कंप्लीट जो एमसीक्यू है ना, वो सारे हम सुपर संडे वाले दिन देख लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिएगा। एवरीथिंग जो जानकारी है मेमोरी से, जहां से क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है वो सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपको चलना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं, और मेमोरी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए प्लीज कि वीडियो सेशन आपको जो है कैसा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो डेटा मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ना, ये पीडीएफ में बनाने में जो है मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाथ से भी इसके अंदर काम करता हूँ। ये देखो, ये हाथ से ये चित्र मैंने बनाया, देखो कौन सा, ये देखो ये चित्र जो है मैंने हाथ से बनाया मेरे भाई। ये लिखने में टाइम लगता है। और साथ में ये जो आपको दिख रही है ना टेबल, यहाँ पे दिख रही है, ये टेबल कहीं नहीं मिलती भाई, ये बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तो थ्योरी फिर भी आपको जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये जो टेबल है ना, टेबल इस थ्योरी में से बनाना पड़ता है इस टेबल को मेरे भाई। ठीक है, तो बड़ी मेहनत लगती है भाई, फिर भी आपके लिए मैं कर रहा हूं। इसीलिए आप जो है मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। क्योंकि ये सारी चीज ना पेड वाली मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, सारी ये मान के चलिएगा ये कोई एक पेड कोर्स ही चल रहा है जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेमोरी का चैप्टर कर रहे हैं तो आपको मेमोरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। घटक यानी कि कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, बुनियादी घटक है कंप्यूटर का मेमोरी। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण, या आंतरिक भंडारण यानी कि इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं भाई कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल मेमोरी लगी होती है, जिसमें हम अपना जो मूवी हो गई, सॉन्ग होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारे जो है इंटरनल मेमोरी में जो है स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश इंस्ट्रक्शन चाहिए। मतलब सीपीयू क्या करता है, आप कोई चीज यहां से इनपुट करेंगे, यहां से जो है आउटपुट निकलेगा, बीच में क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। अब सीपीयू जो प्रोसेस करेगा वो डाटा उसको कहां से चाहिए, इंस्ट्रक्शन और जो डाटा होगा वो कहां से उठाएगा, वो आपका जो है मेमोरी में संग्रहित जो रहता है ना, जो आपके मेमोरी में संग्रह मतलब जो आपने स्टोर किया हुआ है डाटा मेमोरी के अंदर, वहां से जो है वो डाटा को उठाएगा। मेमोरी में ही संग्रहित डाटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है मेरे भाई। समझ गए यहां तक। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग जो है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी डेफिनेशन जो है मेमोरी की आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर लिखा हुआ है, और आसान भाषा में ही जो मैं बोल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई मुश्किल लगे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा प्रतिनिधित्व देख लेते हैं कि भाई डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी जो होती है ना, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो बहुत सारे सेलों के अंदर बटी होती है, जिन्हें लोकेशन कहते हैं। देखिए डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस थ्योरी के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एचएसएससी कैसे पूछती है, एचएसएससी ये पूछती है, मेमोरी बहुत सारे सेल में बटी होती है जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकेशन कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हर चीज मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता, कुछ चीजें आप खुद से भी दिमाग लगा के जो है दिमाग को लॉजिकल बनाइए, सोचने का विचार लाइए कि कैसे चीजें जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, यकीन मानिएगा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी के, और जो हम संडे को एमसीक्यू पार्ट देखेंगे ना, वहां से देख लेना, यहीं से सारे क्वेश्चन निकले होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हर लोकेशन को एक अलग लेबल होता है। ठीक है,
जैसे कि मेमोरी जो है वो बहुत सारे सेलों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन कहते हैं, और हर लोकेशन का जो है अलग लेबल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में हर एक बच्चा होता है, उसका क्या होता है, रोल नंबर अलग अलग होता है ना, वैसे ही जो है हर लोकेशन का जो है अलग अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसे एड्रेस कहते हैं। लोकेशन के अलग अलग लेबल को क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो सेल जो होता है ना, सेल यहाँ पे कहाँ पे दिखा, ये रहा सेल, देखो यहाँ पे ये रहा सेल ये रहा सेल, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये रहा सेल, ठीक है। तो सेल को क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। भाई आगे चलते हैं। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो सारे जितना भी डेटा होता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कंप्यूटर में बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, 0 तथा 1 से निरूपित किया जाता है। एक सर्किट के ऑन और मतलब 1 का मतलब क्या होता है, सर्किट के ऑन स्थिति को दर्शाता है, तथा 0 सर्किट के ऑफ स्थिति को दर्शाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह करने को लिखना राइट, तथा लोकेशन में डेटा प्राप्त करने को जो है पढ़ना रीड कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज़ें जो मैं एक एक बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है यहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। आपको बीच में क्या देगा, डैश कहते हैं, और यहीं से पूछ लेगा या तो राइट कहते हैं या फिर रीड कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो प्रत्येक लोकेशन में क्या होता है, निश्चित मतलब एक संख्या निर्धारित होती है, उतनी बिट जो है स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं भाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है भाई, ये भी आप याद रखना। वर्ड लेंथ कितने की हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 16, 32 और 64 की हो सकती है। वर्तमान में हमारे जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो कितनी बिट पर चल रहे हैं, 64 बिट पर चल रहे हैं। अभी 32 भी पुराना हो गया, ठीक है। मैं जब 2010-12 की बात होगी ना, उस समय जो है 32 बिट नॉर्मल होता था, लेकिन वर्तमान में जितने कंप्यूटर है वो 64 बिट के ऊपर ही आधारित है। बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है मेरे भाई, ठीक है। बिट ये सारे टेबल के अंदर भी दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही है ना, तो नीचे मैं आपको दोबारा आपका रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो, बिट जो है बाइनरी की डिजिट की सबसे छोटी इकाई होती है। 4 बिट्स के समूह को एक निब्बल कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी में, कितने डैश निब्बल को जो है एक निब्बल कहा जाता है, तो 4 बिट्स के समूह को जो है एक निब्बल कहा जाता है। आगे चलते हैं। जबकि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। 8 बाइट्स मिलकर जो है एक बाइट बनाते हैं, 8 बिट्स मिलकर, और 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक निब्बल बनाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना मेरे भाई। कहां पे गया, ये देखो, 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक निब्बल बनाते हैं, और वहीं 8 बिट्स को मिला देंगे, 8 बिट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक बाइट बन जाएगा। डोंट वरी, बस पेशेंस रखो और जो है वीडियो को पूरी देख लेना। मैं यकीन से कह सकता हूं कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो एक बाइट बनाते हैं। बाइट डेटा की एक इकाई है, ठीक है। तो बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCDIC, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज में 8 बिट्स, तथा आस्की की भी फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 7 बिट्स या 8 बिट्स के समूह में होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, निब्बल के बारे में देख लेते हैं। निब्बल के बारे में ऊपर भी बता चुका हूं, 4 बिट्स के समूह को एक निब्बल कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखना है, एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। अब हम मेमोरी यूनिट को देख लेते हैं। ऊपर जो हमने डिस्कस किया ना, उसी को यहाँ पे जो है टेबल के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे यूनिट लिखी गई है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लिखी गई है, और यहाँ पे जो है क्षमता और उसका इक्वल टू के बराबर लिखी गई है। चलिए आइए देख लेते हैं। एक बिट कितने के बराबर होती है, बाइनरी डिजिट के बराबर होती है। बाइनरी डिजिट किस में लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी डिजिट को लिखा जाता है। 0 या 1 सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई, ठीक है। 4 बिट्स में आप सभी जानते हैं एक निब्बल हो जाता है, यहाँ पे एक निब्बल आ जाएगा। जो ऊपर हमने पैराग्राफ से लिखा था ना, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्या लिख दी है, टेबल के माध्यम से लिख दी है। यहाँ से कोई भी आपका नहीं बनता कि आप ये कह दो कि भाई नहीं समझ आया, ठीक है। ऐसी कोई चीज मैंने छोड़ी ही नहीं जहां से जो कोई बच्चा ये कह सके कि समझ नहीं आया। बस यही चीज है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 4 बिट्स में एक निब्बल होता है, यानी कि आधा बाइट होता है मेरे भाई, ठीक है। 8 बिट्स में ऊपर बता चुका हूं, 4 बिट्स में अगर आधा निब्बल होगा, मतलब एक निब्बल होगा, तो 8 बिट्स में क्या होगा, एक बाइट पूरा बन जाएगा, ठीक है। 2 निब्बल या फिर एक कैरेक्टर इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। 1024 बाइट्स मतलब 1 KB हो जाएगा, यानी कि 1 किलो बाइट के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है।
1024 KB की बात करूँ तो 1 MB हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 मेगाबाइट के बराबर होगा। यहाँ से आप फुल फॉर्म भी देख लेना। 1024 MB की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 GB हो जाएगा, यानी कि 1 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। 1024 GB की बात करूँ तो यानी कि 1 TB के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। 1024 TB की बात करूँ तो ये 1 PB के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आई होगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं भाई बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे देखो बूट स्ट्रैप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है HSSC, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब आप भाई कंप्यूटर का बटन दबाते हो ना, मतलब जो बिजली का बटन दबाते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन चलने लग जाती है, उस समय क्या होता है, उस समय जो है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो और स्क्रीन चलने लग जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार प्रोग्राम बूट स्ट्रैप लोडर कहलाता है। ठीक है, और अंदर जो प्रोग्राम लोड होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बूट स्ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, जो मेमोरी में रहता है मेरे भाई। ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखना। जो चीज़ यहाँ से एक चीज़ पक्का पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, उसको क्या कहते हैं, लोडर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया के दौरान जब इसको बूटिंग कहते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार जो प्रोग्राम जो बूटस्ट्रैप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लोडर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। अब हम चलते हैं मेमोरी के प्रकार। ठीक है, तो मेमोरी के प्रकार यहाँ पे आइए एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेमोरी लिख दिया, इसके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले या तो सेमीकंडक्टर बोल लो, या फिर प्राथमिक मेमोरी बोल लो, या फिर मुख्य मेमोरी बोल लो। इंग्लिश में लिख दिया है सेमीकंडक्टर बोल लो, प्राइमरी बोल लो, या फिर मेन बोल लो, तीनों ही एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक बोल लो, सहायक बोल लो, या फिर बैकिंग स्टोर बोल लो, सेकेंडरी बोल लो। ठीक है, सेकेंडरी कह लो, या फिर ऑक्सिलरी बोल लो, या फिर बैकिंग स्टोर बोल लो, सभी जो है एक चीज है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब सेमीकंडक्टर और जो है द्वितीयक मेमोरी के बारे में। अब यहाँ पे कुछ और बटी हुई है। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक मेमोरी होती है ना, या फिर मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। यहाँ पे देखो ये कितने पार्ट में बटी होती है, स्थाई मेमोरी होती है ये। ठीक है ना, स्थाई मेमोरी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है मेरे भाई। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, और डबल ईपी रोम होती है। वहीं कैश मेमोरी की बात करूं तो एक कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो अस्थाई मेमोरी होती है वो जो है रैम होती है मेरे भाई। ठीक है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है, मतलब जब बिजली जाती है ना, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये जो ये रैम के अंदर जो होती है ना, वो डिलीट हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, बाकी ये स्टोर होती है, ये आपकी परमानेंट जो है मेमोरी होती है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा गया है, यहाँ पे भी कुछ मेमोरियाँ दी गई है। आइए सहायक और बैकिंग स्टोर वाली भी देख लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी ये क्या होती है, ये देखो हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, सीडी रोम होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, और डीवीडी होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है और सहायक बैकिंग स्टोर होती है। समझ तो आ रहा होगा ना इस चित्र से आपको। यहाँ पे क्या लिखा है यार, सिंपल सी बात है। देखो कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होती है। ठीक है, एक तो प्राइमरी होती है और मेन में यहाँ पे लिखा है ना, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक मेन मेमोरी होती है। ठीक है, ये कौन सी मेमोरी यहां पे लिखी गई है, ये जो है परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल लिखा गया है ना, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, स्थायी है। बिजली जाने के बाद जो है ये जो है ना, इनके अंदर जो स्टोर होता है वो डिलीट नहीं होता। कैश मेमोरी सबसे जो है तेज होती है, और यहाँ पे अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ये रैम होती है। यानी कि जब बिजली आप जाएगी ना, तो ये जो डाटा होगा वो डिलीट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीयक मेमोरी होती है आपकी, जो बाहर से जो है यूज़ कर सकते हैं, वो जो है हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप होगी, सीडी रोम हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव होगी, फ्लैश ड्राइव होगी, और डीवीडी हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। जो मैंने ये चित्र में यहाँ पे लिखा है ना, अब सारी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, मेमोरी अक्सर सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे रैम और कभी कभी दूसरे तीव्र तथा अस्थायी रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेमोरी को जो है अक्सर किस रूप में जाना जाता है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे रैम और कभी कभी दूसरे तीव्र अस्थायी रूपों में जाना जाता है। मेमोरी शब्द चिप के रूप में प्रयोग होने वाले डेटा स्टोरेज को इंगित करता है, परंतु स्टोरेज सामान्यतः उपयोग होने वाले स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया इत्यादि मेमोरी स्टोरेज मूल्य, विश्वसनीय तथा गति आदि घटकों पर एक दूसरे से जो है भिन्न होता है। भिन्न ऐसे ही होता है जो यहाँ पे चित्र आपको दिखाया ना, कुछ पे प्राइमरी मेमोरी होती है, कुछ मेन मेमोरी होती है, और कुछ जो है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है जो कि सहायक मेमोरी होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एक दूसरे से भिन्न होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेमी कंडक्टर तथा प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी के बारे में लिखा गया है। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा गया है, प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, ठीक है। इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। मुख्य मेमोरी मतलब जो प्राथमिक मेमोरी है, इसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। क्या होता है ये, रैम होती है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, रोम के बारे में क्या लिखा गया है, डोंट वरी, ये टेबल के माध्यम से भी मैंने लिखा है, ठीक है। रोम क्या लिखा गया है, रोम की फुल फॉर्म याद रखना, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। रोम के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा, जो इसके अंदर स्टोर डाटा है ना, उसको जो है केवल पढ़ा जा सकता है, उसको नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है मेरे भाई, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से देखने में किया जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई मूवी सेव करके रख लेंगे, कोई जो है आप सॉन्ग सेव करके रख लेंगे, वो डिलीट थोड़ी होता है, अपने आप डिलीट नहीं होता ना, वही जो है बस यहाँ पर ये बता रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं रोम के बारे में। रोम के बारे में क्या बता रहा है, रोम मदरबोर्ड के ऊपर जो है स्थित एक सिलिकॉन चिप है, जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है, ठीक है। जो ये रोम होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसको क्या है, मदरबोर्ड जो होता है ना आपका, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके मदरबोर्ड के ऊपर जो है एक सिलिकॉन की चिप होती है, उसी के निर्माण के समय जो है निर्देशों को यानी कि इंस्ट्रक्शन को जो है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को स्विच ऑन, वही जो ऊपर मैंने बताया ना बूट स्ट्रैप वाला काम, कि भाई वो लोडर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप बिजली का बटन दबाते हो, तो वही चीज यहाँ पे लिख कर बता रहा है कि भाई कंप्यूटर, मैं बता देता हूं, ये देखो, जैसे ही आप बिजली का बटन ऑन करेंगे ना कंप्यूटर का, तो ऑन होने पर जो रोम में संग्रहित निर्देश यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन पहले से फीड किए होंगे ना, वो निर्देश और प्रोग्राम अपने आप जो है कार्य करने लग जाएंगे। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम जो है नष्ट नहीं होते, ऊपर मैं बता चुका हूं। आगे क्या बोल रहा है, रोम रीड ओनली मेमोरी में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रोम में जो उपस्थित स्थायी प्रोग्राम होता है ना बायोस, इसको बायोस के नाम से जाना जाता है। और बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। बायोस कंप्यूटर चालू होते ही पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया को अंजाम देता है, जिसमें हार्डवेयर की जांच की जाती है। रोम में संग्रहित इन प्रोग्रामों को फर्मवेयर भी जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई है, कोई ऐसी जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, बस इसको एक या दो बार आराम से बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नीचे टेबल भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। आगे चलते हैं पी रोम। तो पी रोम क्या होता है, पी रोम की सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह भी स्थायी मेमोरी है, ऊपर मैंने दिखाया था ना चित्र के अंदर, सारी वो स्थायी मेमोरी जो है लेफ्ट हैंड साइड में थी, ठीक ना, तो ये वही है। पी रोम क्या है, यह भी एक स्थायी मेमोरी है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर वह साधारण रोम की तरह जो है व्यवहार करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें ठीक है। आगे चलते हैं, अब पी रोम के बाद देख लेते हैं ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम है वैसा ही काम है, यह पी रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से जो है दोहराई जा सकती है। यानी कि पी रोम में आपने क्या देखा था, एक बार जो है डाटा डाल दिया जाएगा तो उसके बाद फिर आप जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता मेरे भाई। लेकिन ये जो ईपी रोम है इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ई का मतलब क्या है, इरेजेबल, तो इरेजेबल का मतलब है दोबारा आप इसमें जो है बर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं डबल ईपी रोम, ठीक है। तो डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। यह भी ईपी रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है, ठीक है। यह आप याद रखना, बर्निंग प्रक्रिया जो है विद्युत पल्स की सहायता से जो है फिर से की जा सकती है। आज के समय में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो उदाहरण डोंट वरी, यहाँ पे याद हो तो अच्छी बात है, वरना टेबल में जो है हम ये दोबारा रिवीजन करने वाले हैं, और तीसरी रिवीजन हम कम करेंगे संडे वाले दिन, एमसीक्यू से जो है हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक याद नहीं होगा ना तब तक ये मैं आपको बार बार करवाता रहूंगा मेरे भाई, ठीक है। याद रखना डबल ईपी रोम क्या है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डबल ईपी रोम के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो उदाहरण जरूर आप याद रखना। डबल ईपी के रोम के उदाहरण हो जाएगा पेन ड्राइव हो जाएगा,
ठीक है। मेमोरी कार्ड हो जाएगा, ये तो आप समझ रहे होगे ना, पेन ड्राइव वर्तमान में आजकल आप यूज करते हो, मेमोरी कार्ड का यूज करते हो। मेमोरी कार्ड तो मोस्टली अब खत्म हो गया, क्योंकि मेमोरी कार्ड का 5-7 साल पहले बहुत यूज होता था फोनों के अंदर, जो मेमोरी कार्ड डलता था। आजकल जो इनबिल्ट ही मेमोरी इतनी दे देते हैं फोन के अंदर, मतलब फोन के इंटरनल मेमोरी तो समझ रहे हैं ना, इंटरनल मेमोरी आजकल 128 GB बल्कि 500 GB तक दे देते हैं फोनों के अंदर। बताइए, इतनी GB दे देते हैं, अब कौन लगाएगा बताओ मेमोरी कार्ड। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में जान लेते हैं भाई। कैश मेमोरी की डेफिनेशन क्या लिखी गई है, यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है। HSSC डायरेक्ट ये चीज़ बहुत बार पूछ चुकी है, क्या पूछती है, CPU, 1 सेकेंड भाई, CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन HSSC ना जाने बार कितनी बार पूछ चुकी है, इसीलिए इस दिमाग में रट्टा मार लो, इसको घोट के पी जाओ। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैश मेमोरी कहा जाता है भाई, ठीक है। कैश मेमोरी किसको कहा जाता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU तथा मुख्य मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी होती है ना, उसके बीच के भाग को जो है कैश मेमोरी कहा जाता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रह करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। कैश मेमोरी 3 स्तरों में होती है, L1, L2 और L3। इसमें L1 जो है सबसे तेज होती है मेरे भाई, ठीक है। ये कैश मेमोरी के बारे में आपको जो है याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये देखो मेमोरी पदानुक्रम मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ पे इनकी गति है, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है और यहाँ पे इनका कॉस्ट है भाई, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी अगर HSSC आपसे पूछे, जो कि आपसे पूछ चुकी है HSSC के एग्जाम में, कौन सी होती है, 2 ऑप्शन में आपको पजल करेगी HSSC, या तो एक रजिस्टर या फिर एक कैश मेमोरी। तो सबसे अगर तेज मेमोरी आपसे पूछे ना तो रजिस्टर होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। सबसे तेज गति होती है इसकी, और क्षमता इसकी बात करूँ तो सबसे कम होती है, यानी कि कैपेसिटी, मतलब कितना जो डाटा है ये होल्ड कर सकती है, या फिर कितना डाटा जो है ये स्टोर कर सकती है, ठीक है। ये है, ये सबसे कम ये डेटा स्टोर करती है, लेकिन सबसे तेज जो है ये इसकी गति है, ठीक है। सबसे महंगी है ये, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी की बात करूँ तो ये बहुत तेज है, यानी कि दूसरे नंबर पर कैश मेमोरी आती है, और ये जो है क्षमता इसकी भी कम है और बहुत महंगी ये भी है, ठीक है। मुख्य मेमोरी यानी कि रैम की बात करूं तो तीसरे नंबर पर जो है सबसे तेज कौन सी मेमोरी आती है, रैम आती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आती है, हार्ड डिस्क, HDD या फिर SSD आती है, इसकी धीमी स्पीड हो जाती है। और उसके बाद मैग्नेटिक टेप आती है 5वें नंबर पर, उसकी गति जो है सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, पहले नंबर पर जो है रजिस्टर आता है। स्पीड के मामले में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड, ठीक है। स्पीड के मामले में पहले नंबर पर रजिस्टर, दूसरे नंबर पर जो है क्या आता है, कैश मेमोरी आती है, तीसरे नंबर पर आपकी जो है रैम आती है, चौथे नंबर पर आपकी हार्ड डिस्क आती है और 5वें नंबर पर मैग्नेटिक टेप आती है। ये क्रम अच्छे से याद रख लेना, यहाँ तक क्वेश्चन जो है आता ही आता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, देखो गति के क्रम में पहले पर रजिस्टर आएगी, फिर कैश आएगी, फिर रैम आएगी और फिर हार्ड डिस्क आएगी, ठीक है। याद रखना 1, 2, 3 और 4 मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल जो है स्लो चल रहा हूँ मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये PDF जो है हमारी यहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है। हमने कहाँ तक देखा है, मेमोरी तक देख लिया। इसके आगे का जो पार्ट है ना, वो हम जो है सेकंड क्लास में देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। सेकंड क्लास का वेट कीजिएगा। सेकंड क्लास हमारी कब आएगी, शुक्रवार को आएगी, ठीक है। शुक्रवार को हमारी आ जाएगी। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे यार इतना स्लो चल रहा है, मैं आपके टाइम लिमिट के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही क्लास में सारी चीज़ें दे दूंगा ना, तो ये पढ़ने में और समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। हमें सिलेक्शन लेना है भाई, हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है भाई, सच बताऊँ, ठीक है। 2026 में सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और अभी सिलेक्शन ले लोगे तो अच्छा है, वरना भाई फिर आपको किसका वेट करना पड़ेगा, 2029 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वैकेंसी 2029 में ही आएंगी मेरे भाई। जब विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन होगा ना, तभी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इनकी कॉमन चीज़ क्या है, इनकी कॉमन चीज़ ये है, पढ़ना आपको ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना आपको ऐसे ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा एक बार, तो ठीक है। एक बार आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे अभी पढ़ लो या फिर 29 में पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और कोई दिक्कत अभी तक कोई या कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है, ठीक है। हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है भाई, मैं भी एक मैनुअल इंसान हूँ, ठीक है। गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है गलतियाँ, ठीक है। तो फिर भी जो है मैं बहुत सारा जो है ध्यान रखता हूँ भाई, ठीक है।
गलतियां होना एक ह्यूमन नेचर है। बाकी आप करेक्शन कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जो स्टार्टिंग से देख रहा हूं, मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं, 5-6 बच्चों को जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को बता रहा हूं अगर भाई ऐसे ही आप अपना जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है ना हरियाणा पुलिस का, तब तक अगर आप साथ जुड़े रहे ना तो यकीन मानिएगा रिजल्ट बोलेगा आपका। मैं नहीं बताऊंगा ना आप बताएंगे, सिर्फ आपका जो है रिजल्ट बताएगा मेरे भाई। और ये आप चाहे लिख के ले लेना मेरे भाई, ठीक है। बस ऐसे ही सीक्वेंस से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बस लाइक कर देना और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। चैनल को शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, बस वीडियो को लाइक कर देना, यही मेरा मोटिवेशन का जो है टॉनिक है मेरे भाई, ठीक है। बाकी जुड़े रहना, सारी चीज़ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। आप देख लेना यूट्यूब पर कितने लोग कोर्स कर रहे हैं। 499 का आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, 500 का आपको कोर्स मिल जाएगा, 999 का आपको कोर्स मिल जाएगा। यकीन मानिएगा इन कोर्सों के इक्वल ही मैं अपना जो है फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूँ। चाहे तो कोई बच्चा अगर किसी ने ले रखा हो ना पेड कोर्स, तो वो खुद जो है भाई जो है डिफरेंस कर लेना मेरे भाई, कंपैरिजन कर लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और बाकी कोई अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और वीडियो सेशन कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।